अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 123। आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 6.4 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बेटे ये हमने स्टार्ट करना है। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है इसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पेज नंबर आपकी बुक का है 123। When heat is added to the system, there is an increase in the internal energy due to rise in temperature. An increase in pressure or change in the state if at same time a substance is allowed to do work on its environment by expansion. The heat Q required will be the heat necessary to change the internal energy of the substance from U1 in the first state to U2 in the second state plus the work W done on the environment. Thus Q is equals to U2 minus U1 plus W, or Q is equals to delta U plus W. Thus the change in internal energy delta U is equals to U2 minus U1 is defined as Q minus W. Since it is the same for all processes concerning the state, the first law of thermodynamics thus can be stated as: in any thermodynamic processes, when heat is added to a system, this energy appear as an increase in the internal energy delta U stored in the system plus the work done by the system on its surrounding. मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको जो भी टॉपिक रीड आउट करके दिया है बेटे, डैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब भी बेटे कोई भी सिस्टम है आपका, हीट जब उस सिस्टम में ऐड होती है तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, उस सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। और इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। इसी तरह अगर प्रेशर में इंक्रीज आए या किसी भी जो स्टेट में चेंज आ जाए, लिक्विड टू जो है सॉलिड या सॉलिड टू गैस स्टेट भी अगर चेंज आ जाए तो वहाँ की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बेटे, उसमें भी एक चेंज हो जाएगा। और वो भी इन सब चीज़ों के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सिंपली आपने क्या बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी सिस्टम में हीट ऐड ऑन होगी तो उस सिस्टम का ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर और चेंज, स्टेट जो चेंज होते हैं ना, स्टेट चेंज क्या होते हैं, जो फेजेस चेंज होते हैं, तो क्या उनकी वजह से क्या होता है कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर भी एक इंक्रीज आता है। अगर किसी भी टाइम पे जब आपके सिस्टम में कोई भी वर्क हो रहा हो बेटे, तो कोई भी अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो जो हीट है क्यू जो है वो क्या हो जाती है, वो आपकी चेंज हो सकती है जब वहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क आपका जो है नेगेटिव भी हो सकता है। आगे फर्दर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अगर आपकी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बेटे चेंज होती है, हम सपोज करते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से जो है राइट करेंगे। आपकी स्टार्ट में जो है इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1 है, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेट में आपने कुछ वर्क डन हुआ और आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो एक सेकंड स्टेट में चली गई, डैट इज़ U2। इसका मतलब हो गया कि उसमें इंटरनल एनर्जी में एक चेंज आ गया। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है इसको हम लोग हीट की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? आपकी बुक में यहाँ पे राइट हुआ है Q इज इक्वल्स टू UT माइनस U1 प्लस W। यानी कि Q क्या है? Q जो है वो हीट है। क्या चीज़ है? हीट है। हीट किसके इक्वल हुई? U2 माइनस U1। U2 और U1 क्या है बेटे? ये इंटरनल एनर्जी है। U2 जो है वो सेकंड स्टेट की है इंटरनल एनर्जी, और U1 जो है वो फर्स्ट स्टेट की इंटरनल एनर्जी है। और इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या है, माइनस के साइन से हमने रिप्रेजेंट किया, प्लस टोटल वर्क डन। जब इंटरनल एनर्जी और टोटल वर्क डन को एडअप किया जाए तो आपके पास टोटल हीट आ जाएगी आपके सिस्टम की। और जब हम इसको डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस W आ जाएगा।
तो इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं Q माइनस, अगर हम इंटरनल एनर्जी को इस साइड पे ले जाए, मैं आपको भी राइट करके दिखाती हूँ, तो Q यहाँ पे आ जाएगा ना, Q माइनस W हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, इन तो तमाम जो प्रोसेसेस हैं जो हमने हीट इवॉल्व देखी, हीट एब्जॉर्ब देखी, इनको देखते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी स्टेटमेंट क्या हुई कि जब भी किसी सिस्टम में बेटे हीट ऐड होती है तो एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपने याद रखना है। और प्लस द वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम, वो वर्क डन जो कि सिस्टम के ऊपर हुआ, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर जो किया वर्क डन, ठीक है, तो उसकी वजह से तमाम की तमाम जो इंक्रीज आया है इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, वो हीट की वजह से, जब हीट जो है सिस्टम में एडअप होती है बेटे, तो एनर्जी अपीयर जो है, एनर्जी आपको किस फॉर्म में नजर आएगी? एनर्जी अपीयर होगी एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो इंटरनल एनर्जी जो कि आपके सिस्टम में स्टोर हो रही है वो इंक्रीज होती जाएगी, प्लस उसके साथ साथ जो है वर्क डन भी जो है वो भी इंक्रीज होगा। वर्क डन किसके जरिए हो रहा है? सिस्टम वर्क डन कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है। इस पूरी चीज़ को मैं आपको रिटन फॉर्म में जो है वो बेटे एक्सप्लेन करूंगी और आपको सही तरह से इसकी समझ आएगी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसको समझो, बहुत ईजी है। एक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ सिस्टम और एक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ सराउंडिंग। सपोज मैं कोई भी इस टाइम जो है एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक बीकर है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, दिस इज अ बीकर। ये मैंने बेटे एक बीकर ड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया? एक बीकर ड्रॉ किया। इसके अंदर कोई भी एक लिक्विड है, सपोज करो, ठीक है, कोई भी लिक्विड है इसके अंदर। यहाँ पे इसकी जो है बीकर की मेजरमेंट्स हैं, सपोज हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी नंबरिंग हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जस्ट इमेजिन आपने करना है इसको, ठीक है। इसके नीचे मैं कोई भी जो है ना, सपोज मैं जो है ना यहाँ पे बर्नर एक जो है हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ से जो है ये फायर है, ठीक है, ये कोई भी बर्नर है, क्लियर हो रहा है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारा एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड मैंने लिया हुआ सपोज, और ये क्या है? आपका बीकर है, क्लियर? ये आपको एक आपकी एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, नज़र आ रही है? अच्छा, ये डायग्राम होगी। अब आपको मैं बेसिकली डायग्राम मैंने क्यों ड्रॉ की बेटे, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को? मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया बेटे? एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर मैंने कोई भी लिक्विड लिया है और उस लिक्विड को मैं हीट अप कर रही हूँ, ठीक है। नीचे एक बर्नर है, वो ऑन है और फायर की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और आपका लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है? हीट अप हो रहा है। अच्छा, अब ये जो मेरा एक एक्सपेरिमेंट, जो मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इस टाइम कर रही हूँ, जो आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, ये जो काम मेरा एक इन्वायरमेंट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है ना, आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये पूरी जगह जो है ये मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसको मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हुई? दिस इज़ नोन एज सिस्टम। इसको कंबाइनली हम पूरे को क्या कह लेंगे? ये सारा का सारा जो इस टाइम मैंने ड्रॉ किया, दिस इज़ नोन एज सिस्टम। ये क्या चीज़ है? सिस्टम है।
अब समझ आई है व्हाट इज सिस्टम बेटे। अगर आपकी डेफिनेशन आती है कि सिस्टम क्या है, ठीक है, सिस्टम क्या है, तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हो? अ सिस्टम रेफर टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी। कोई भी ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो या अंडर स्टडी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। मैंने क्या किया, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड कब बॉयल होता है, वेपर स्टेज में जो है ये कब कन्वर्ट होगा। तो जो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन इस टाइम हो रहा है, काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, इस वर्क को हम लोग कंबाइनली क्या कह लेंगे? दिस वर्क इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द क्या था? ये टेबल था। मैंने इस टेबल के ऊपर ये पूरा जो है अपना स्टैंड लगाया, अपना एक्सपेरिमेंट लगाया। इसके इर्द गिर्द का जितना एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया बाकी बचा है, दिस इज नोन एज ओवर सराउंडिंग। ये क्या चीज़ है? हमारी सराउंडिंग है। ये बात आपने जो है याद रखनी है। ये क्या चीज़ हो जाएगी? दिस इज नोन एज ओवर सराउंडिंग। वो सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया? सराउंडिंग्स। वो एरिया जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एरिया हमारा पूरा इर्द गिर्द टेबल है, टेबल में लैब में काम कर रही हूँ, पूरी लैब मेरी क्या होगी? सराउंडिंग होगी। तो बेटे ये मैंने आपको बताना चाहा, ये क्या चीज़ है? हमारा सिस्टम, और उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है आप लोग कैसे लिख सकते हो? अ सिस्टम रेफर टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी। और जो सराउंडिंग है उसको आप लोग कैसे करोगे कि सराउंडिंग कंपसेस एवरीथिंग एल्स देन द सिस्टम। सिस्टम के अलावा बाकी जितनी एरिया आपके इर्द गिर्द होगा वो क्या होगी? वो आपकी सराउंडिंग होगी। ठीक है, लेट कम्स टू ओवर टॉपिक। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि जब सिस्टम में हीट आएगी, जब कोई भी हीट सिस्टम के अंदर ऐड होती है। यहाँ पे सपोज अब क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोगों ने फायर ऑन की तो सिस्टम के अंदर क्या होना शुरू हो गया? सिस्टम के अंदर आनी शुरू होगी हीट, HEAT। सिस्टम के अंदर क्या आना शुरू होगी? हीट आना शुरू होगी। ठीक है, सिस्टम के अंदर जब हीट आना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम के अंदर जब हीट आई, हीट आने की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जब यहाँ पे मैंने फायर ऑन कर दी तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा, प्रेशर भी राइज हो सकता है, प्रेशर भी राइज हो सकता है, और इसके स्टेट में भी एक चेंज आ सकता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो राइज हो जाती है। ठीक है, और सेम टाइम में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है दैट इज अलाउड टू डू वर्क। ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो काम भी होना शुरू हो जाता है बाय एक्सपेंशन। ठीक है, वर्क डन भी होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग किस तरह बेटे राइट करेंगे? हम दो तरह की आपकी हीट्स लेंगे। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है? डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक होगी U1 और एक होगी U2। U1 क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेट में। ठीक है, U2 कहाँ होगी? सेकेंड स्टेट में। क्लियर? मैंने आपको क्या कह दिया कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यू से। डेल्टा यू क्या हो गया कि दो तरह की इंटरनल एनर्जी है। एक है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेट, उसको हमने किससे राइट किया? U1 से। दूसरी हमने क्या कर दी? U2। ठीक है, U2 क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकेंड स्टेट। और फिर हमने एक नई चीज़ भी यहाँ पे हमने देखी कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी? हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। हीट को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? हीट को हम बेटे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो जब हम टोटल यहाँ पे Q लिखेंगे, टोटल हीट जो है किसी भी सिस्टम की वो किसके इक्वल होती है? Q इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस W। ये आपने याद रखना है। अच्छा, U2 माइनस U1 किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस W के।
ये क्या होगी, ये क्यू क्या हो गया, टोटल हीट। टोटल हीट ऑफ द सिस्टम आपकी ये होगी। अगर आपने इसमें से इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी हो, ठीक है, इंटरनल, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैंने फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को मैं इधर ले जाऊंगी ना पूरी को उठा के, क्यू इधर आ जाएगा प्लस डब्ल्यू इधर है। अब फाइंड डेल्टा यू करना है, ये डब्ल्यू है प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आप दो चीज़ें इस इक्वेशन से आप लोग फाइंड कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। एक तो आपकी हीट, टोटल हीट जो है वो किसके इक्वल है, वो हमने बता दिया। वो किसके इक्वल है, वो है इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के, डेल्टा क्यू प्लस टोटल वर्क डन, ठीक है। और अगर आपने इंटरनल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे हम, टोटल जो हमारी हीट है उसमें से हम वर्क डन को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। तो बेटे दिस इज, ये जो हमारे पास आ गया ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज, ये जो हमारे पास ये थी ना इक्वेशन हमारी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इस इक्वेशन को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है कि जब भी सिस्टम के अंदर हीट जो है ऐड होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, प्लस साथ ही वर्क डन जो है, सिस्टम जो है वो वर्क डन करता है अपनी सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट है। क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है जब सिस्टम में हीट ऐड ऑन होगी तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही वर्क डन जो है वो भी सिस्टम वर्क डन करेगा सराउंडिंग के ऊपर। ये आपने मेन चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की याद रखनी है। इसके अलावा एक दो और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ कि जब भी हीट जो है वो सिस्टम में जो है ऐड होती है, मैंने क्या कहा, जब हीट सिस्टम में ऐड होती है तो जो आपका Q होगा प्लस Q की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटे, पॉजिटिव होती है वैल्यू। जब हीट ऐड होगी तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब हीट सिस्टम से निकलती है, रिलीज होगी, यहाँ से सपोज हीट निकल गई हमारी, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, Q जो है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है जब हीट जो है सिस्टम में जाती है, और जब हीट निकलती है सिस्टम से तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ये दो तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपने जो है बेटे याद रखना है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हम इसी को आगे फर्दर लेके चलेंगे। ये क्या हमने कर लिया, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग जो है ड्रॉ करके इनकी डायग्राम बना के सिस्टम और सराउंडिंग को भी जो है वो डिफाइन किया ताकि अच्छी तरह से जो है आपको ये क्लियर हो जाए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी को आगे फर्दर लेके चलेंगे। जो चीज़ मैंने अभी बताई है ना आपको बेटे, ये यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम के इर्द गिर्द क्या है, सराउंडिंग है। ये क्या हो रही है, हीट यहाँ पे सिस्टम के अंदर जा रही है, ठीक है, ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर। जब ऐड होगी तो जो आपके पास टोटल ये क्यू है यानी कि आपकी जो टोटल हीट है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो, पॉजिटिव में आएगी। इसी तरह जब सिस्टम से हीट इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम आगे नीचे भी आपको दिखाया हुआ है कि जब हीट सिस्टम में जाती है, जैसे ये एरो जो है ये आपको शो कर रहा है, तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब इस तरह वो वहाँ से स्केप करेगी तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बेटे हम चलते हैं। आपने इसी तरह जिस सिस्टम और सराउंडिंग को जो है वो आपने अच्छी तरह से डिफ़ाइन करना है, उनको बताना है। उसके बाद आपने जो है इक्वेशन लिखनी है। अपनी इक्वेशन के बाद आप लोगों ने इसकी जो है वो स्टेटमेंट भी लिखनी है। स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल की तरफ। नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि दो इसके पॉइंट्स हैं मेन इस थ्योरी के, वो हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल। The underlying principle of the first law of thermodynamics is the conservation of energy. It asserts that while energy can change one form to another, such as from chemical potential energy to thermal energy, the total amount of energy in an isolated system remain constant over time. कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल पहली चीज़ जो है, पहला पॉइंट वो हमने पढ़ा है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, एनर्जी का ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटे।
इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को फना कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो अपनी हालतें बदलती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होती है। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको आप कैसे राइट करोगे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम चेंज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको दे सकती हूँ कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। जब वो रेस्ट में हो जाएगी तो उसकी एनर्जी जो है वो स्टोर फॉर्म में हो जाएगी, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन शॉर्ट ये कि टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल अमाउंट जो एनर्जी की है वो सेम रहेगी। एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट है बेटे वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम आते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ, वाइडर एप्लीकेबिलिटी। Beyond mechanical system, the first law of thermodynamics applies universally to all form of energy and all type of processes, including chemical reactions, electrical system, and nuclear reaction. It provide a foundational understanding that allows scientists and engineers to predict and understand energy transformation in various contexts. The first law of thermodynamics specifies the law of conservation of energy by affirming that energy is conserved quantity in isolated system. It provides a framework to understand how energy is transferred and transformed within the system without violating the fundamental principle that energy cannot be created nor destroyed. The element underscores the broader applicability and importance of the first law in understanding the behavior of energy in the universe. वाइडर एप्लीकेबिलिटी में आप क्या पढ़ोगे कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बेटे जो रूटीन है, डेली लाइफ है, अपने इर्द गिर्द पूरी यूनिवर्स में अगर आप नज़र दौड़ाओ तो देयर आर वाइडर एप्लीकेबिलिटी। इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अबे कर रही होंगी और इसी प्रिंसिपल पे चल रही होंगी। कौन सा प्रिंसिपल बेटे? यही प्रिंसिपल कि जब किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो है, जो हीट है, अगर ऐड हो रही हो तो उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और ये प्रिंसिपल हमें हर जगह नज़र आता है। किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी तो बेटे इंक्रीज़ होगी। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो उसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी नज़र दौड़ाएं तो पूरी यूनिवर्स में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही देखने को मिलता है। वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बेटे वो क्या होती है? वो कंजर्व रहती है। वो क्या रहेगी? उसकी टोटल अमाउंट जो है आपने साथ सिस्टम के साथ आइसोलेटेड सिस्टम ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। ये वर्ड कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल अमाउंट जो है वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी क्या चीज़ होगी? कांस्टेंट तो रहनी है, लेकिन एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म जो है वो बदलती रहती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती रहेगी। आगे आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी दी गई हैं जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपको बताया गया है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम वन बाय वन सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, बाइसिकल पंप इज़ अ गुड एग्जांपल। व्हेन वी पंप on the handle rapidly become hot due to mechanical work done on the gas, rising thereby its internal energy. One such simple arrangement is shown in figure. It consists of bicycle pump with a blocked outlet. A thermocouple connected through the blocked outlet allows the air temperature to be monitored. When piston is rapidly pushed, thermometer shows the temperature rise due to increase of internal energy of the air. The push force does not work on the air, thereby increasing its internal energy, which is shown by the increase in temperature of the air.
सबसे पहली जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है बेटे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी स्टडी कर सकते हैं, वो कौन सी दी हुई है आपको? एग्जांपल दी हुई है बाइसिकल पंप की। व्हाट इज़ बाइसिकल पंप? बाइसिकल पंप एक ऐसा एक डिवाइस है, आप समझ सकते हो, कि जिससे क्या होता है कि हम लोग बाइसिकल के टायर्स में जो है बेटे प्रेशर जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, बाइसिकल पंप जो है दो तरह के हो सकते हैं, ये मैनुअल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो दोनों का सेम है। दोनों के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही जो है वो ही अप्लाई होता है। दोनों के अंदर जो है आइसोलेटेड सिस्टम जो है उनका, उसमें एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने आपको कहा कि गुड एग्जांपल है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। इसमें अब होता क्या है, इस पंप से तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चे फैमिलियर हो गए। दो तरह के पंप है, एक है हैंड पंप, जिससे आप लोग खुद जो है मेहनत करके पूरा वर्क डन करके जो है आप उसमें एयर भरते हैं अपने टायर्स के अंदर। और दूसरा कौन सा है? डिजिटल, जिससे आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप जस्ट उसके साथ अटैच करते हैं और आपके टायर के अंदर जो है वो एयर फिल हो जाती है। अब बेसिकली बेटे अगर आप गौर करो तो ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है, ये डायग्राम है। ठीक है, पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये पूरा का पूरा आपका जो है बाइसिकल का जो है ये हैंड पंप है। ठीक है, ये इसको आपने ऊपर करना है, नीचे करना है, ये जो आपके पास बना हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन जो है ये बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। इसको खींच के बाहर लेके जाते हैं, इसी को इनवर्ड आउटवर्ड पुश करते हैं, फिर पुल करते हैं, पुश करते हैं, फिर पुल करते हैं, और यहाँ से एयर जो है वो जाती है। और जाते जाते जो है आपके पंप में जो है यहाँ से हम लोग एक इसकी नोज़ल है जो कि आपके टायर के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर लगा होता है, जिसमें जो है आपके नंबर आ रहे होते हैं कि कितनी एयर जो है वो इसके अंदर फिल हो चुकी है। दिस इज़ थर्मोकपल, यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ मिली वोल्ट लीटर। और यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जब आप पिस्टन को पुश करते हो और पुल करते हो तो उसकी वजह से यहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप होना शुरू हो जाती है, और वही एयर आगे आपके टायर में जाएगी। ये तो थी डायग्राम। अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर जो है एक मैकेनिकल वर्क डन होता है, किसके ऊपर? गैस के ऊपर। जब आप पिस्टन को बाहर निकालते हो फिर पिस्टन को अंदर करते हो, पता है ना, हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं पंप में। इसको, ये जो पिस्टन है, ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ करते हैं, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस पिस्टन को। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क डन, एक वर्क डन हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो डन हो रहा है इसके ऊपर। और इसकी वजह से क्या है, ये जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको इसका पूरी आपको इसकी डायग्राम दिखाई। इसमें क्या था, थर्मोकपल, मैंने आपको यहाँ पे थर्मोकपल दिखाया था ना, ये देखें, ये यहाँ पे ये क्या है, ये थर्मोकपल है। ठीक है, डैट इज कनेक्टेड टू द पंप, ये पंप के आउटलेट के साथ, यानी कि जहाँ से आउटलेट है उस पर जो है ये अटैच होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है वोल्ट मीटर जो है, मिली वोल्ट मीटर जो है अटैच होता है। जब पिस्टन को बेटे आप लोग पुश करते हो, थर्मामीटर जो है उसके ऊपर क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाना शुरू होता है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एयर की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और जो जब आप पुश कर रहे हो उसकी वजह से पुश फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हो ना पुश करने में, तो जब हम लोग पुश करते हैं उस फोर्स की वजह से क्या होता है, वर्क डन होता है। और वर्क डन आपको पहले भी हमने जब ये पूरा मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि वर्क डन होता है सिस्टम की वजह से सराउंडिंग में। ठीक है, तो पुश फोर्स की वजह से वर्क डन होगा किसके ऊपर, एयर के ऊपर, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और एयर का टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाएगा। डिफरेंट सी चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो वर्क डन है ना बेटे, वो सिस्टम करता है काम, किसके ऊपर करता है, सराउंडिंग के ऊपर करता है। क्लियर, ये थी पहली एग्जांपल किसकी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। यहाँ पे हम आते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स do work when they walk, run and move. Work requires energy. Energy is also needed for growth, to make new cell and to replace old cell that have died. Energy transforming process sorry beta, energy transforming process that occur within an organism are named as metabolism.
We can apply the first law of thermodynamics to an organism of the human body. Work done will result in the decrease in internal energy of the body. Consequently, the body temperature, or in other word, internal energy is maintained by the food we eat. पहली एग्जाम्पल हमने कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी एग्जाम्पल पहली पम्प की। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है वो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल बेटे बहुत सारे काम करते हैं। हमारा काम क्या है? हम रनिंग कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं, और काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर्ड है। एनर्जी से न्यू सेल भी बन रहे हैं और ओल्ड सेल जो है वो भी रिप्लेस हो रहे हैं। इन शॉर्ट, हर तरह के वर्क के लिए जो है बेटे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू जो है ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और वर्क डन की वजह से क्या होता है? जब हम वर्क डन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ये एनर्जी जो है ये हमें इंटरनल एनर्जी कैसे हम मेंटेन रखते हैं? हमें ये इंटरनल एनर्जी किस सोर्स से मिलती है? तो बेटे ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। हम जो खाना खाते हैं, हम अपनी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सोर्सेज हैं किस चीज़ के? एनर्जी के। तो इन शॉर्ट के हमारी बॉडी को अपने तमाम फंक्शंस, अपने तमाम काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी। हमारी बॉडी को टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? हमें फूड लेनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी के जितने फंक्शन हैं, स्पेशली मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एग्जाम्पल होगी थर्मोडायनेमिक्स की। टॉपिक आपका छोटा सा था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते करते बेटे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो टाइम लगा। हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। मैंने आपको पूरा लॉ ड्राइव करवाया, उसकी स्टेटमेंट की। उसमें आगे फर्दर हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ा जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फिर हमने वाइडर एप्लीकेबिलिटी पढ़ी कि यूनिवर्स में जितने भी डिफरेंट टाइप के जो हैं फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म है, सब के अंदर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वही यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने इसकी दो एग्जांपल्स की, एक हमने बाइसिकल पंप की और एक हमने ह्यूमन बीइंग की मेटाबॉलिज्म की जो है वो हमने इसकी एग्जांपल कर ली। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी बेटे। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेसेस बेटे वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।